गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेकंड यूनिट हम अपनी स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोइल सब के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आती है सेकंड यूनिट, छोटी सी यूनिट है, उसमें हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। ठीक है, और भारत की जनसंख्या का किस प्रकार का रूप रहा है शुरू से, उन सब को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की अगर बात करें, आप लोगों ने कभी गौर किया कि भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या, पूरे विश्व में तो सोचो कितनी होगी, लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो इस प्रकार से कैसे इसका रूप वर्तमान स्वरूप में आया। पहले तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग भी जानते हैं कि पहले जनसंख्या कम होती थी, धीरे धीरे जो है अब जनसंख्या का एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। आप लोग जानते हो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ के आसपास हो गई, और वर्तमान कंडीशन अगर देखो तो 130 से 32 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। लेकिन बस वही है कि हमारे पास डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, और कोरोना के चक्कर में अभी क्योंकि जनगणना हो भी नहीं पा रही है, वरना 2021 में हमारे पास डेटा आने वाले थे। ठीक है, तो देखिए जनगणना हर 10 साल के अंदर होती है। भारत की जनसंख्या का आकलन जो है, प्राचीन अगर बात करें तो सबसे पहले कौटिल्य की जो एक अर्थशास्त्र नाम की बुक थी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक थी। इस अर्थशास्त्र के अंदर जनसंख्या के आकलन का वर्णन मिलता है। विश्व स्तर पर अगर बात करें तो व्यवस्थित रूप से जो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो 1750 के अंदर मानी जाती है। कहाँ से? स्वीडन से। जनसंख्या का जो वास्तविक एक तरीके से जो रूप है, जो जनगणना शुरू हुई थी, वो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो स्वीडन के अंदर 1750 में मानी जाती है। और दशकीय आधार पर ये तो शुरुआत में जनगणना कर दी, फिर देखा कि 10 वर्षों के आधार पर जो जनगणना का जो आधार होता है वो 1790 में अमेरिका के द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? 1790 में अमेरिका द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। 10 वर्ष की जो जनगणना के आधार पर 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया कि जनसंख्या का हर 10 साल में जो जनगणना की जानी चाहिए, उसका 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा उसका वर्णन किया गया। इससे पहले 1872 में आधुनिक काल रूप में जो है भारत की प्रथम जनगणना मानी जाती है। प्रथम जनगणना जो मानी जाती है भारत की 1872 में मानी जाती है, लेकिन जो दशकीय वृद्धि दर शुरू हुई थी, जो दशकीय जनगणना होनी चाहिए, वो हमारी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से मानी जाती है। लॉर्ड रिपन क्या थे? जो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर, उन्हीं के काल को यहाँ पर अलग अलग रूप में जाना जाता है। तो जो ये थी जो 1872 में, इसको लॉर्ड मेयो का काल कहते हैं। क्या? लॉर्ड मेयो का काल इसको कहते हैं। ठीक, इतनी चीजों में कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे हमारे कि भारत के अंदर जनसंख्या की वृद्धि के क्या क्या कारण रहे हैं। क्या क्या कारण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई? जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इस वाले टॉपिक को आप बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभावित करने वाले कारक और बहुत सारे जो है मतलब इस तरीके की जो पॉलिसीज़ वगैरह है ना, वो आपको बुक से देखनी है। क्योंकि पॉलिसीज़ में आप भी जानते हैं कि पढ़ाने का कुछ नहीं होता, आपको देखनी है कि सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं जो है जनसंख्या के लिए, तो उनको आप लोग खुद से जो है अपनी बुक से देखेंगे, या फिर मेरे पास अगर कहीं से भी मुझे मिलेगा, या फिर मैं बुक से आप लोगों को जब भी मैं पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगी इसके बारे में, या फिर इसका PDF आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण थे पहले आप देखते होंगे। पहले के लोग कितने कम लोग मरते थे,
मतलब मरते इन द सेंस जैसे पहले की जो जनसंख्या थी वो कितनी इतनी कम क्यों थी, जन्म तो बल्कि ज़्यादा होते थे। जन्म तो आजकल ही चला है कि एक बच्चे दो बच्चे रखने वाला जो सिस्टम है वो तो अभी के जो आज के जो जनरेशन है उसने शुरू किया है। पहले तो 10-10 15-15 बच्चे होते थे, और 10-10 15 बच्चे होने के बावजूद जनसंख्या कम थी। क्या रीज़न था? पहले जनसंख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज इन द सेंस जैसे कोई भी बीमारी होती थी, कोई एक रोग फैल गया, जैसे प्लेग फैला था, तो क्या हुआ कि वो इस तरीके से फैला कि जनसंख्या को एकदम ख़त्म सा कर देता था। जैसे अब कोरोना है, इस तरीके की महामारियाँ पहले भी फैलती थी, और इलाज क्योंकि कुछ था नहीं। आज तो फिर भी बहुत सारे अल्टरनेट हैं कि हम लोग अलग अलग मेडिसिन्स लेकर अलग अलग ट्रीटमेंट करके हम लोगों को ठीक कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन पहले का जो काल था उसके अंदर इस प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जब फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो क्या था कि जनसंख्या तो बढ़ती थी, लेकिन क्या था, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं थी, और मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होने के कारण मृत्यु दर अधिक थी। तो जन्म दर भी अधिक, मृत्यु दर भी अधिक, लेकिन फिर भी जनसंख्या कम होती थी। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत? पहला जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो है हमारा जन्म दर और मृत्यु दर में व्यापक अंतर। पहले क्या था, जन्म दर अधिक होते थे लेकिन मृत्यु दर भी अधिक हो रही थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी जो भी हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह इतने नहीं थे, तो लोगों के पास इलाज नहीं था तो लोग मर जाते थे। ठीक, ये हो गया। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? अब क्योंकि आज के टाइम पे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके पास हर चीज़ का इलाज है। पहले तो लोग बुखार हो गया, जुकाम हो गया तो भी मर जाते थे, और एक को हुआ तो दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस प्रकार से फैलता जाता था। तो बहुत लोग इससे प्रभावित होते थे। ठीक, लेकिन आज का जो टाइम है उसके अंदर क्योंकि जन्म दर तो उसी रफ्तार से बढ़ रही है, जन्म दर तो बढ़ रही है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो घट गई है। मृत्यु दर घट गई है, और जब मृत्यु दर घट जाती है तो उसमें जनसंख्या वृद्धि होगी। ये तो आप लोगों का कॉमन सेंस है कि जनसंख्या बढ़ेगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा जन्म हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर उससे कम हो रही है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, लेकिन अगर जन्म दर में और मृत्यु दर में बैलेंस है तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं मानी जाती, जैसे पहले होता था। और आज की कंडीशन ये वाली कंडीशन है कि मृत्यु दर कम हो गई है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण हम इसमें देखें, एक तो जनसंख्या वृद्धि का कारण ये हो गया। दूसरा अगर हम कारण देखें तो वो है हमारे यहाँ की सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ देखिए, हम बात करते हैं, आप लोग सब लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक, और जनरली गांव में होता है कि हमारे यहाँ पर क्योंकि पूरा भारत जो है पितृसत्तात्मक समाज, मतलब पुत्र होना यानी कि मतलब एक तरीके से वंश का आगे बढ़ना होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं किसी के, उनको जो है लड़कियां हो गई, मान लीजिए 2 लड़कियां हो गई, लेकिन उनको लड़का चाहिए। लड़के की चाह में क्या होता है कि वो बहुत सारे जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 6-6 7-7 लड़कियां होने के बाद फिर एक लड़का होता है, लेकिन लोगों को वो ज़रूरी लगता है कि भाई एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी हमारी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक कुरीतियों में आप लोग देखेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आज की जो जनरेशन है बहुत कम लोग होंगे जिनके जो है एक एक बच्चा है और जो एक एक बच्चे को रखते हैं, या फिर बेटी है तो बेटी को ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, और जो सामाजिक जो हमारा जो समाज है वो प्रेशर डालता है उनके ऊपर कि नहीं लड़का होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ होती है उनमें भी क्या होता है
कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ना। कि देखिए, मेरे आसपास भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2-2 3-3 लड़कियां हैं, उसके बावजूद वो लड़के की चाह में जो है और वो करते रहते हैं। अब आप लोग सोचिए कि मान लीजिए किसी के 2 लड़कियां हैं, फिर एक लड़का होता है, तो उसने 3 परिवारों को और बढ़ा दिया। वहीं अगर वो एक लड़की को रखते तो सिर्फ एक परिवार बनता। एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4 सदस्य हो जाते। अब उसने 3 परिवारों को बढ़ाया, 3 परिवार मतलब 4-4 सदस्य हैं, तो 12 लोगों को उसने बढ़ा दिया। आप लोग इमेजिन कीजिए कि जब पूरे भारत के अंदर हर कोई इस प्रकार की कंडीशंस बनाएगा तो कितनी जनसंख्या विस्फोट होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है ये हमारे समाज में चलती है और हर कोई मानता भी है कि लड़का जो है सुपीरियर है, एक लड़का होना चाहिए वरना वंश नहीं बढ़ेगा। क्यों भाई, लड़कियां वंश नहीं बढ़ा सकती क्या आगे? तो ये हमारे समाज की बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं हमारे यहाँ पर समाज में कि जो लड़कियों को ही फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इसी देखो, आप लोगों को तो मौका मिल रहा है कि आप लोग कॉलेज यानी कि एमए में भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। एमए में पढ़ना मतलब आप ये समझिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और अब आप इतने पढ़ने के बावजूद भी अगर आप इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं, आप समाज का उसी चीज़ में साथ देते हैं। मैं मानती हूँ समाज का बहुत प्रेशर होता है, हर चीज़ में प्रेशर है। समाज तो छोड़िए, आपके घर वाले आपको प्रेशर करेंगे। आपको बेटियां हो गई, कल को भी सबकी शादियां हो जाएंगी, बेटियां हो गई, आपके घर वाले ही प्रेशर डालेंगे कि एक लड़का होना जरूरी है। लड़की के जन्म पे तो गांव में तो लोग खुश भी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे समाज को एक बुरी जो है ना एक गर्त के रूप में उसको अंदर की तरफ धकेल रही है। और यही रीज़न है कि हमारा भारत जो है, जब इंडिया जो है पीछे है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ आप जो है आज आप लोग अपने अंदर सुधार करेंगे, अपने बच्चों के अंदर सुधार करेंगे, आगे आने वाली जो 10 साल बाद 20 साल बाद जो जनरेशन होगी ना, वो हमसे बहुत लाख गुना बेटर होगी, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उनके पास भेदभाव नहीं होगा, उनको ये नहीं जताया जाएगा। आप लोग जानते हैं, आप सब तो लड़कियां हैं, आप लोग भी इस चीज़ को जानती हैं कि समाज के अंदर जितने भी जो ये एक तरीके से मान लीजिए कि जितनी भी गलत हरकतें जो होती हैं, आप लोग जानते हैं कि रेप केस वगैरह जितने भी होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व उनके घर वाले होते हैं। आप मेरी बात समझिएगा एक बार, ठीक है। इन चीज़ों को ना इस टॉपिक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। देखिए, आप मान लीजिए 3-4 बहनें हैं, एक भाई है। पेरेंट्स की नज़रों में क्या होता है कि लड़का एक है, इसको संभाल के रखना है, उसको बहुत लाड़ प्यार से रखा जाता है, उसकी हर जिद को पूरा किया जाता है। जब उसकी धीरे धीरे बचपन से सारी जिद पूरी होती जाती है तो एक टाइम बाद ये होता है कि वो बड़ी जिदें करने लगता है और उसी जिद में आके वो इस तरीके के क्राइम करता है। रीज़न ये है क्योंकि वो जिद्दी है, वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेट नहीं हुआ। जब एजुकेशन, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे समाज में विद्यमान है और ये हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक, तीसरा जो रीजन है वो भी सामाजिक कुरीतियों में ही एक सामाजिक कारण के अंदर ही एक और कारण आता है, प्रजनन काल का अधिकतम उपयोग। प्रजनन काल का अधिकतम उपयोग। देखिए, आप लोग ये सोचेंगे कि मैम ऐसी चीज़ें कैसे पढ़ा रही हैं। आप लोग लड़कियां हैं और आप लोग जानते हैं कि जब आपका जो माइंड सेट इतने लेवल पे हो गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपका चल रहा है, तो आपका माइंड इतना लेवल पे हो जाना चाहिए कि आप इन बातों को अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से क्लियर कर सकें। इन बातों में शर्म की कोई बात नहीं होती। जब हम शर्माते हैं तभी लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है,
अब हम जो नेक्स्ट अपना टॉपिक, इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रजनन काल का अधिकतम उपयोग। देखिए, सरकार ने एक एज लिमिट कर रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लड़की 18 साल और लड़का 21 साल। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअल में आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ें लागू हैं? गांव में आज भी 13, 14, लास्ट 15 साल की लड़कियों की, बहुत लड़कियों की शादियां हो रही हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? देखिए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि जो है, मान लीजिए कि क्या किया गया है उसके अंदर कि भाई 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 15-16 साल में लड़की का विवाह कर देते हैं, शादी कर दी। मान लीजिए एक लड़की है जो 15 साल की हुई है, अभी 15 साल की वो हुई है, और उसकी जो प्रजनन काल स्टार्ट होता है वो हमारा 16 साल से स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो 16 साल से माँ बन सकती है। ये आप लोग जानते होंगे, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो एक तरीके से जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। हमारा जो मतलब कि एक तरीके जो एक काल होता है, जो एक किशोर अवस्था वाला जो काल होता है वो 16 ईयर से स्टार्ट, ऐसे तो 13 साल से शुरू हो जाता है, लेकिन आप प्रजनन काल की जो स्थिति होती है वो 16 साल एक आदर्श काल माना जाता है। 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट होना स्टार्ट हो जाती है। अब मान लीजिए उसने 16 साल में जो है प्रजनन काल को शुरू किया, और वो माँ बन सकती है 35 से 40 साल तक, 35 से 40 साल तक। अब आप देखिए कि 15 से 40 कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल का जो टाइम पीरियड है वो प्रजनन काल है। और कोई इंसान जब इस पूरे 25 साल को इन्वॉल्व करता है तो आप सोचिए 25 साल में वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है। आप एक सही एज, ये जो आदर्श एज बना रखी है 18 साल, ये भी मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। लड़की की एक सही शादी की जो एज होती है वो 25 साल होती है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती है वो फिर कैपेबल होती है कि हाँ एक बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, तो जो 25 साल की जो एज होती है ना वो एकदम अच्छी वाली जो एज होती है ना वो होती है जो आदर्श एज हम मानते हैं। तब तक उसकी खुद की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी होती है, और वो अब बच्चे को जन्म देने के लिए भी उसका शरीर जो होता है, उसकी जो बॉडी है वो भी फिट हो चुकी होती है। तो वो चीज़ सही है। लेकिन जब 18 साल, आप सोचिए 15 साल में शादी कर देना, 25 साल तक बच्चे जन्म, और क्योंकि आजकल तो जो है हमारे यहाँ पर जो है वो नसबंदी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह भी होने लगे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे ये जो मोमडन लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, इनमें आज भी ये प्रक्रिया नहीं है, और उनके आज भी 10-10, 15-15 बच्चे होते हैं। और सोचिए इतने बच्चे जन्म देने के बाद में उस लड़की के अंदर क्या बचता है। एक जन्म देना, माँ के द्वारा जब एक बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ये कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो सोचिए जब वो इतने बच्चों को जन्म देती है तो उसका शरीर कहाँ बचता है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ होती है ना, ये हमारे समाज को एक तरीके से खोखला कर रही है। और दिक्कत ये है कि हमारा समाज, हमारे यहाँ के लोग ही आसपास खुल के बात नहीं करते। आप अपने घर पे अपनी मम्मी से बात करना, वो ही आपको बोल देंगी कि नहीं बेटा ऐसा थोड़ी होता है, सही उम्र में लड़की की शादी हो जाए, लड़की तो पराया धन होती है, टाइप्स बहुत सारी बातें होती हैं जो उस तरीके की बातें हमें बताई जाती हैं। तो जो हमारा एक रीजन था, कौन सा, प्रजनन काल का अधिकतम उपयोग, ये भी हमारे जनसंख्या वृद्धि में एक कारण का रूप लेता है। चौथा जो कारण आता है इसके अंदर वो है रोजगार, आर्थिक कारण के अंदर। जैसे आर्थिक कारण भी आते हैं कुछ, आर्थिक कारण में देखिए रोजगार के अवसर में वृद्धि। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मान लीजिए आपके घर वाले खेती करते हैं, तो जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि खेती में तो आप लोग भी जानते हैं कि मौसमी होता है, बारिश हो गई तो अच्छी फसल, नहीं बारिश हुई तो बेकार फसल। ठीक, उसके अलावा इतनी सी फसल में भी घर में 2 लोग हैं काम करने वाले बस पूरे खेतों में। तो लोग क्या सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हमारा व्यवसाय या रोजगार बढ़ेगा।
ये तो एक सिंपल एग्जांपल था। आप देखिए कि मान लीजिए कोई लुहार है या फिर जो लोहा या फिर कोई भी जो जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर का काम करता है, खाती का काम करता है, ठीक। तो क्या होता है कि जो उसके पापा जो काम कर रहे हैं वही उसका बेटा करने लग जाता है कुछ टाइम बाद। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है क्या होने लगेगा कि भाई एक आदमी से वो काम संभल नहीं रहा, तो बच्चे जो होंगे उनको भी वो उसी चीज़ में लगा देते हैं। और क्योंकि ये रोज़गार इतना ज़्यादा बढ़े कि आप बाहर भी इसका फैलाव हो, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि अधिकतर बच्चों को जन्म देते हैं। सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने घर में ही हमारे काम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके की जो संरचनाएं होती है हमारे आर्थिक कारण यानी रोजगार के अवसर में जो वृद्धि का काम करने का ये काम करते हैं, ठीक। इसी के अंदर एक और कारण हमारा आता है, कौन सा, देखिए इसी के अंदर अगर हम बात करें तो पोषण स्तर में भी वृद्धि है। पोषण स्तर में वृद्धि, देखिए पोषण स्तर में वृद्धि से जनसंख्या का क्या संबंध है। मान लीजिए कि रोजगार के अवसर, आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि पहले के लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि भाई जो बच्चे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा खेतों में काम कर पाएंगे, और जब काम ज़्यादा करेंगे तो उनको पोषण अच्छा नहीं मिलेगा। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो घर में उतना ही ज़्यादा अनाज का जो है उस तरीके से यूज़ होगा। अब पोषण स्तर की बात करें, आप लोग जानते होंगे सरकारी स्कूल के अंदर आजकल मिड डे मील की योजना शुरू की हुई है। मिड डे मील की योजना जो है वो क्या करती है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो निःशुल्क पढ़ते हैं, ठीक है, 2009 का जो एक्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की योजना, उसके तहत उनको मिड डे मील की योजना प्रदान की गई है। अब क्योंकि उनको पोषण स्तर भी बढ़ रहा है, पोषण क्योंकि अच्छा मिल रहा है ना, उनके अंदर एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि दाल देना और उस तरीके के, आजकल तो जो है हमारी कौन सी वो दुग्ध योजना और स्टार्ट कर दी है। उसके बाद में हमारे यहाँ का पोषण स्तर में वृद्धि हो गई, जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बनता जा रहा है। तो अब तक जो है हम लोगों ने इसके जो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण देखे, उसमें सबसे पहले हमने बात की कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो जन्म दर में वृद्धि के साथ साथ मृत्यु दर में कमी के कारण हो रही है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मृत्यु दर कम होना मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ का डेवलप होना, ठीक। दूसरा जो इसके अंदर हमारा रीजन था वो थी सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक, जो हमने बात कर ली थी। प्रजनन काल का अधिकतम उपयोग मतलब कम उम्र में शादी कर देना। तीसरा जो कारण था हमारा कुछ आर्थिक कारण थे, जैसे रोजगार में अवसर में वृद्धि, पोषण स्तर में वृद्धि। इस प्रकार से जो जनसंख्या वृद्धि के अंदर जो हमारे कारण थे, जो निम्नलिखित कारण थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में हमारी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।